हम जो पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो एटम्स होते हैं, आपने लास्ट क्लासेस में कैलकुलेशन जो किए हैं उनसे रिलेटेड, उनमें एक फॉर्मूला एनर्जी का भी आपने निकाला हुआ था कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनके पास एनर्जी कितनी होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन nवें ऑर्बिट में अगर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और ये एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। अब अगर आप इसमें n की जगह, ये किसका फॉर्मूला है? आंसर है परमाणु में nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके पास जितनी ऊर्जा होगी वो इसका फॉर्मूला है। अगर आप ये चाहते हो कि हम ये पता लगाएं कि परमाणु के अंदर पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी है, तो आप इसमें n की जगह पर क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो जो भी एनर्जी मिलेगी वो आपको उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मिल जाएगी जो परमाणु के अंदर पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अगर आप यहां पर इनकी जगह 2 लिख देंगे तो आपको उस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी जो एटम में नाभिक के चारों तरफ सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। n की जगह 3 लिखने से थर्ड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मिल जाएगी। n की जगह 4 लिख देने से फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आपको मिल जाएगी। अब आपको मैं बताऊं कि जिनको अभी तक हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, अब उन्हीं को हम बोलने लगेंगे एनर्जी लेवल्स, जिनको हम हिंदी में कहा करेंगे ऊर्जा स्तर। ये चीज़ें अभी आपको याद रख लेनी है। कैसे? कि जिसको हम बोलते हैं कि अभी एक इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चौथी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वो चक्कर लगाएगा तो उसके पास एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा, मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ऑर्बिट में अगर चक्कर लगाएगा तो उसके पास एनर्जी आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगर थर्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसके पास एनर्जी आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी अलग अलग होती है। ये बात समझ रहे हैं? तो अब से ऑर्बिट जिसको हम बोल रहे हैं, कक्षा जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हम ऑर्बिट बोलना बंद कर देंगे। हम क्या बोलने लगेंगे उसको? हम एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि जिसका एनर्जी लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप समझ जाओगे कि वो कहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो जिसको अभी तक हम ऑर्बिट्स बोलते थे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे हम उनको चाहें तो एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। ऊर्जा स्तर, पहला ऊर्जा स्तर, सेकेंड ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? दूसरा ऊर्जा स्तर, थर्ड ऑर्बिट को तीसरा ऊर्जा स्तर, ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट को चौथा ऊर्जा स्तर। इस तरीके से ऑर्बिट्स को ही हम एनर्जी लेवल्स कहने लगेंगे। ठीक है? अब एक्चुअली देखा ये गया कि किसी भी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं इनमें एक बड़ी ऑनेस्ट चीज देखी गई, एक बड़ी ईमानदार चीज देखी गई। मतलब कि ये जो एटम्स होते हैं ना, ये बड़े ऑनेस्ट होते हैं। कैसे ये ऑनेस्ट होते हैं? ऑनेस्ट इस तरह से होते हैं कि जब हम इनको बाहर से कहीं से एनर्जी देते हैं, अगर हम इनको बाहर से कहीं से भी ऊर्जा देते हैं तो जितनी भी ऊर्जा आप इन्हें दें, ये पूरी की पूरी ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लें, जितनी मिल जाए पूरी ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लें, ऐसा नहीं करते। ये कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही अवशोषण भी करते हैं और निश्चित ऊर्जाओं का उत्सर्जन भी करते हैं। अगर अवशोषण करेंगे तो भी निश्चित ऊर्जाओं का ही करेंगे। कोई भी ऊर्जा आप इनको दीजिए
और उतनी ऊर्जा ये ले लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो निश्चित ऊर्जाओं का अवशोषण भी ये करते हैं और निश्चित ऊर्जाओं का ही उत्सर्जन भी करते हैं। जब ये एमिट भी करेंगे ना एनर्जी, तो कितनी भी एनर्जी एमिट कर देंगे ऐसा भी नहीं है। कुछ डेफिनिट वैल्यू होगी एनर्जी की, उसी को ये लोग एमिट भी करेंगे, उत्सर्जित भी करेंगे। तो परमाणुओं के ऊर्जा अवशोषण और परमाणुओं के ऊर्जा उत्सर्जन का जो तरीका है ना, ये काफ़ी अजीब लगा देखने में। कैसे अजीब लगा? ऐसा मैंने बोला ना कि इनको आप एनर्जी दोगे तो आप जितनी एनर्जी दे दोगे वो उतने में ही खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उनको जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है वो केवल उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं करते। आप कितना भी दे दो वो उसको नहीं ले सकते, वो छोड़ देंगे एनर्जी आपकी। जैसे इंसान होता है, उस पैसे देख लेता है तो जितने भी पैसे दे दो आप, वो पूरे रख लेगा, छोड़ेगा नहीं। आप अगर उसको कहो इतने अगर रखो तो रख लेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन एटम्स में ये एक बड़ी स्पेशल चीज़ देखी गई कि इनको जब हम एनर्जी देने जाते हैं तो किसी भी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जाओं का अवशोषण भी करते हैं, और जब ये उत्सर्जित करेंगे तो निश्चित ऊर्जाओं का उत्सर्जन भी करेंगे। कितनी भी ऊर्जा दे देने से वो उसे अवशोषित कर लेंगे या कितनी भी ऊर्जा वो अपने अंदर से एमिट कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं होता उनसे। इसलिए हम बोलते हैं कि परमाणु की कुछ स्पेशल, कुछ निश्चित ऊर्जा अवस्थाएं ही होती हैं। जैसे हमने उसको बाई चांस, एक एटम है, उसको हमने एनर्जी दिया, वो एटम है जो 5 एनर्जी को अवशोषित करेगा। मान लिया एज एग्जांपल कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब करता है, और आपने उसको एनर्जी दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या करेगा? क्या वो उस 1 को पास में रख लेगा? आंसर इज नो, नहीं रखेगा, छोड़ देगा वो बिल्कुल। 2 देने से क्या होगा? 2 देंगे तो भी वो नहीं रखेगा अपने पास, इतनी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसकी, उसको नहीं चाहिए। उसको कितनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप 4 दे दीजिए, वो फिर भी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, छोड़ देगा। जैसे ही आप 5 देंगे, 5 को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ आई बात आपको? ये 5 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये उसके अंदर ऑनेस्टली वो ये काम करता है, ईमानदारी से ये काम करता है। अगर हमने उसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, फिर क्या करेगा? आंसर है 6 में से 5 एब्जॉर्ब करेगा। उसको कितनी चाहिए? 5 चाहिए ना, तो 6 में से 5 एब्जॉर्ब करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपकी जेब की त्यों आपको वापस कर देगा। उसको 5 चाहिए ना। ये उसके अंदर देखा गया किसी भी एटम में एनर्जी एब्जॉर्प्शन के समय, और जब वो एनर्जी को एमिट करता है तो भी वो 5 एनर्जी ही एमिट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब एमिट नहीं करेगा। आप अगर उसको 7 एनर्जी दे दो तो 5 रख लेगा, 2 आपको जेब की त्यों वापस कर देगा। अगर 5 के बाद उसको 8 एब्जॉर्ब करना है, तो जैसे ही आप 8 देंगे उसको एनर्जी, तो या तो वो पूरी की पूरी 8 रख लेगा, या तो 8 में से कितनी रख लेगा? 5 रख लेगा। क्यों? क्योंकि पहले कितनी एब्जॉर्ब करता था? 5। फिर कितनी एमिट करना है उसको? 8। और 5 और 8 के बीच में आप देते रहोगे तो वो नहीं लेगा एनर्जी, 5 उनमें से निकाल लेगा। उसके बाद सीधे एब्जॉर्प्शन उसका 8 का ही होना है। तो परमाणुओं में ये एक स्पेशल चीज देखी गई कि हम जब किसी भी परमाणु को, पदार्थ के परमाणु को एनर्जी देने जाते हैं तो वो कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही अवशोषण भी करते हैं, और जब हम उनको एक्साइट करते हैं तो वो निश्चित ऊर्जाओं का उत्सर्जन भी करते हैं। कितनी भी ऊर्जा अवशोषित कर लें और कितनी भी ऊर्जा उत्सर्जित कर दें, ऐसा एटम्स में नहीं होता है, ऐसा वो नहीं करते हैं। ये हमने देखा, तो हम उसको बोला गया कि प्रत्येक परमाणु की कुछ निश्चित ऊर्जा अवस्थाएं ही होती हैं, एनर्जी स्टेट्स कहा गया इसको।
कि परमाणु की कुछ निश्चित ऊर्जा अवस्थाएं ही होती हैं, और अगर जितनी भी ऊर्जा दे दो सब ऊर्जा वो रख लेता, एब्जॉर्ब भी कर लेता, तो हम ये कहते कि निश्चित ऊर्जा अवस्थाएं नहीं है उसकी, जितनी भी ऊर्जा देते हैं वो उसको ही क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि लेनार्ड्स ने, फ्रांक और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट ये किए, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट वही हम लोगों को आज स्टडी करना है और उसका रिजल्ट देखना है कि क्या मिल रहा था। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले हमने लिखा है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। सबसे पहले आपको बताया गया कि जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है आपने, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या सीखा है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा, या जिसे आप लाइट भी कहते हैं, विकिरण ऊर्जा अथवा प्रकाश का विनिमय, विनिमय का मतलब लेन देन, एक्सचेंजमेंट, विनिमय का मतलब है अवशोषण करना हो, अवशोषित करने की बात हो या उत्सर्जित करने की बात हो, चाहे एनर्जी लेने की बात हो या एनर्जी बाहर निकालने की बात हो। तो विकिरण ऊर्जा अथवा प्रकाश का जो लेन देन होता है, अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, बल्कि ऊर्जा की निश्चित मात्रा hν के फोटोनों द्वारा होता है। कहने का मतलब यूं कि जैसे एक लाइट का बल्ब है, हमने उस बल्ब को ऑन कर दिया, उसको जलाया, बल्ब को जलाया, उससे लाइट के फोटॉन्स निकलने शुरू हुए, तो उससे जो लाइट के फोटॉन्स निकलेंगे वो फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, hν। समझ रहे हैं, अगर उन फोटॉन्स की एनर्जी hν होगी, अब आप सोचिए अगर हमारे हाथ में एक फोटॉन पड़ा, हमारे हाथ को कितनी ऊर्जा मिली, 1 hν। अगर हमारे हाथ पे 2 फोटॉन पड़ जाएंगे तो कितनी एनर्जी मिल जाएगी, 2 hν, क्योंकि हर फोटॉन के पास hν के बराबर एनर्जी है। 3 फोटॉन पड़ जाएंगे तो 3 hν, 4 hν, 5 hν, 6 hν, ऐसे एनर्जी मिलेगी हमारे हाथ को। अब हम क्या हमारे हाथ को कभी एनर्जी मिलेगी 1.5 hν, 1.5 hν ऊर्जा अगर आपके हाथ को लेनी है तो उसके लिए एक तो पूरा फोटोन आना चाहिए और एक आधा फोटोन आना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे हाथ को कभी भी जितनी भी एनर्जी मिलेगी, जितनी भी एनर्जी उसको अवशोषित होने को मिलेगी, वो एनर्जी hν का ही पूर्ण गुणज होगी। 1 2 3 4 5 6 7 hν, ऐसे ऊर्जा ही बॉडी को या कहीं पर भी जहां पर अवशोषण होगा, इन्हीं ऊर्जाओं का अवशोषण होगा, इनकी बीच की ऊर्जाओं का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। आप सोचे कि 2.5 hν ऊर्जा का अवशोषण कराना है, मेरे हाथ में 2.5 hν ऊर्जा डालिए, पॉसिबल नहीं है। हम 2 hν 2 फोटोन डाल देंगे तो 2 hν आ जाएगी, मैंने बोला आधा फोटोन और डालो, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सीधे एक फोटोन ही पड़ेगा आकर के और 3 hν हो जाएगी, 2.5 hν एनर्जी का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात आपको? तो ये तो हो गई अवशोषण की बात। दूसरा, अब अगर उत्सर्जन करना है, आपने लास्ट क्लासेस में देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो वो अपने अंदर से विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाकर ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के फोटोन बनाएगा और उन फोटोन को निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर देगा। समझ आ रही बात? अब अगर उसने फोटॉन्स बनाए हैं तो या तो एनर्जी उसके जितनी एमिट करनी होगी उसी के हिसाब से तो फोटोन बनाएगा, या तो वो एक फोटोन बना के बाहर निकालेगा एनर्जी। अगर उसको ऊर्जा ज्यादा बाहर निकालनी है तो वही 5 फोटोन निकाल देगा, तो 5 hν निकालेगा एनर्जी। 10 फोटोन निकाल देगा, 10 hν एनर्जी बाहर उत्सर्जित कर देगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो एक फोटोन बनाएगा पूरा और एक फोटोन बनाएगा आधा, तो 1.5 hν ऊर्जा बाहर निकाल सके? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये लाइन आपको बताई गई कि प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा, इसका चाहे अवशोषण करना हो या एनर्जी को उत्सर्जित करना हो, ये कभी भी आपका पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये हमेशा hν के पूर्ण गुणज में ही हो सकता है, पॉसिबल है। वही बताया गया कि hν एक निश्चित मात्रा hν के फोटोनों द्वारा ही हो सकता है। आप कभी भी सोचें कि हम
3.7 hν ऊर्जा चाहिए, नहीं हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सॉरी, क्योंकि प्रकाश का उत्सर्जन व अवशोषण पदार्थ के परमाणुओं द्वारा ही होता है। हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, लेसन जब से स्टार्ट किया था तब से मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु की पहचान करने का तरीका हमारा ये है कि उससे जो लाइट निकलती है उसको स्पेक्ट्रोमीटर में हम देखते हैं, हर परमाणु से निकलने लाइट अलग अलग जगह पर हमको दिखती है, उससे हम उसको पहचान करते हैं। तो क्योंकि जो प्रकाश का उत्सर्जन हो या प्रकाश का अवशोषण पदार्थ के परमाणुओं के द्वारा ही होता है, और इसी लाइट से हम परमाणु को पहचानते हैं, परमाणुओं द्वारा ही होता है। इसका अर्थ निकलता है कि परमाणु की ऊर्जा के कुछ सुनिश्चित मान ही हो सकते हैं। मतलब परमाणु हर ऊर्जा का फोटोन निकालेगा या वो हर ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। भाई हर ऊर्जा का फोटोन कैसे अवशोषित कर सकता है? वो 1.5 hν का फोटोन है ही नहीं तो कैसे करेगा? समझ आ रहा है आपको? 10.5 hν का फोटोन जब होता ही नहीं तो कैसे उत्सर्जित करेगा वो? तो कुछ निश्चित ऊर्जा का ही अवशोषण भी हो सकता है उससे, और उत्सर्जन भी हो सकता है। इससे इसका ये अर्थ निकलता है कि परमाणु की ऊर्जा के कुछ सुनिश्चित मान ही हो सकते हैं। वो हर ऊर्जा को ना तो एमिट कर सकता है और ना अवशोषित कर सकता है, अथवा परमाणु की कुछ सुनिश्चित ऊर्जा अवस्थाएं ही होती हैं। भाई जैसे आप ही हैं, आप अगर ऐसा 10 खंड की बिल्डिंग बनी हुई है, 10 खंड की बिल्डिंग, उसमें ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इस तरीके से है। अब आप या तो ग्राउंड फ्लोर पे रह सकते हो, आप रहना अगर चाहो तो आप ग्राउंड फ्लोर पे रह सकते हो। इसके बाद सीधे आप कहाँ रह सकते हो? फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट के बाद सेकंड पे, थर्ड पे। तो जितने 10th फ्लोर अगर बने हुए हैं तो आप 10th फ्लोर में से ही किसी फ्लोर में रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? अब आप सोचोगे हम 1.5 हाइट वाले फ्लोर पे रहेंगे, मतलब एक फ्लोर पूरा चले गए और उसके बाद दूसरे पे नहीं गए, आधे पे, तो आधे में हवा में लटकोगे क्या? समझ में आ रही ना मेरी बात? तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही परमाणुओं के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन हो या अवशोषण hν के पूर्ण गुणज में ही होता है, यानी कि उत्सर्जन करते समय भी कुछ निश्चित ऊर्जा का ही उत्सर्जन हो सकता है और अवशोषण करते समय भी निश्चित ऊर्जा का ही अवशोषण हो सकता है। मन मर्जी से किसी भी ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन हो सकता है और ना अवशोषण हो सकता है। इसीलिए बोला गया कि परमाणु की ऊर्जा के कुछ सुनिश्चित मान ही हो सकते हैं, हर मान नहीं चलेगा, अथवा परमाणु की सुनिश्चित ऊर्जा अवस्थाएं ही होती हैं। इन्हें ही परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं। विविक्त का मतलब डिस्क्रीट, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। बस आप ये समझ लें। इस तथ्य की पुष्टि, अब ऐसा होता है ये पता कैसे चला? तो ये जो फैक्ट था, ये जानकारी थी, इसकी जो पुष्टि की गई, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो एक्सपेरिमेंट लेनार्ड ने भी किया, फ्रांक और हर्ट्ज ने भी किया। ये एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक ऐसा चैम्बर बनाया था, एक ऐसा बर्तन उन्होंने बनाया। इस चैम्बर में यहाँ पर भीतर में जिसके साथ मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, हाइड्रोजन एटम्स के साथ करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन की गैस भर दो। आपको जिसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है उसको गैसियस फॉर्म में यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। उन्होंने इसमें क्या भरा हुआ था? मरकरी की वाष्प भरी हुई थी। तो ये मरकरी की वाष्प के क्या है, यहाँ पर बहुत सारे एटम्स आप देख रहे हैं जो ये इस तरीके से बने हुए हैं। मरकरी की वाष्प इन्होंने यहां पर भरी, ठीक। अब मरकरी की वाष्प के जो ये एटम्स आप देख रहे हैं मरकरी के, ये एटम वाकई में निश्चित ऊर्जाओं का अवशोषण और निश्चित ऊर्जाओं का ही उत्सर्जन करेंगे। ये हमको कैसे पता लगेगा? तो आंसर है हम इनको एनर्जी देंगे और फिर ये ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, उससे हम पहचान जाएंगे कि वाकई में ये निश्चित ऊर्जा का ही अवशोषण करते हैं या जितनी दे दो सब रख ही लेते हैं। फिर ये तो हम इनको ऊर्जा देंगे। अब उसके लिए अरेंजमेंट ये किया गया कि ये जो चैम्बर में मरकरी की वेपर हमने भरी, एक गेट इसका यहां रखा गया और एक यहां रखा गया। यहां पर
ऐसा मटेरियल लगा दिया गया जिससे एनर्जी अंदर जा सके पर ये वाष्प बाहर मत आ सके, ऐसा हमने लगा दिया। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं पदार्थ कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चला तो जाए, निकल भी जाए, लेकिन ये जो मरकरी की वेपर है ये एटम बाहर नहीं निकल सके, गैस बाहर नहीं निकल सके, तो इसको हमने ऐसा बर्तन बना दिया इस पे। अब हम इन परमाणुओं को ऊर्जा देना चाहते हैं। ऊर्जा देने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। यहाँ जो ऊर्जा देने का हम तरीका यूज करने वाले हैं वो आप कोई तरीके यूज कर सकते हैं। आप लाइट के फोटोन डाल सकते हैं इसमें, लाइट के फोटॉन्स के द्वारा ऊर्जा भेज सकते हैं। हमने यहां पर एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स भेज करके। एक साइड से इलेक्ट्रॉन भेजे जाते थे चैम्बर के अंदर और ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाते थे, टकराते थे एटम्स से, नहीं टकराते थे, जो कुछ होता था। दूसरी साइड में एक गेट लगा हुआ था एग्जिट, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेते थे हम, और फिर उसको पकड़ पकड़ के देखते थे कि इसको जब हमने भेजा था, इसको जब हमने इस एंट्री पॉइंट से भेजा था इसको, तो इसको हमने इतनी ऊर्जा दी, ये भी हम नापते थे। और जब ये इधर निकलता था कि फिर उसको देखते थे कि अब इसके पास कितनी ऊर्जा है। समझ रहे हैं? तो इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करता था, प्रवेश, और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते थे बाहर। जो इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवेश करता था, मान लिया उसकी ऊर्जा कितनी है, E, और जो बाहर निकलेगा उसकी ऊर्जा कितनी है, E डैश, बाहर निकलने वाले की ऊर्जा। ये हमने यहां लिख दिया है कि माना E है कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा, और E डैश है कक्ष से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा। अब आप सोचिए, अगर E एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा और E डैश एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो अंदर परमाणुओं से जो इसकी टक्कर हुई होगी, कितनी ऊर्जा अवशोषित हो गई होगी इसके पास। परमाणुओं ने कितनी ऊर्जा इसके अवशोषित कर ली होगी। आप ऐसे समझ लो, 10 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हमने भेजा और वहां हम देख रहे हैं कि 4 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर मिल रहा है, तो 6 एनर्जी कहां चली गई, 6 एनर्जी खर्च हो गई। अब खर्च हो गई तो कहां खर्च हो गई, जरूर इलेक्ट्रॉन की टक्कर किसी एटम से हुई होगी और उस एटम ने इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी बेचारे की रख ली होगी। पूरी का मतलब 6 एनर्जी रख ली होगी। अब वो जब बाहर आया है तो केवल 4 एनर्जी उसके पास बची हुई है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर चलेंगे तो चैम्बर में जो भी मरकरी वेपर भरी हुई है, उस मरकरी वेपर से वो कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे, और उस टक्कर में मरकरी के वेपर क्या करेंगे, उनसे एनर्जी छीन लिया करेंगे। अब देखना ये है कि क्या वाकई में जितनी बड़ाई इनके एटम्स की जा रही है कि बड़े ईमानदार हैं, केवल कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही एब्जॉर्प्शन करते हैं, जितनी ऊर्जा मिल जाएगी सबको एब्जॉर्ब कर लें, ऐसा नहीं है। क्या ये वाकई में सच है? तो ये हम अब देखना चाहते थे। उसके लिए अब देखो E माइनस E डैश, अगर E में से E डैश माइनस कर दोगे तो ये क्या दिखाएगा आपको, पारे के परमाणुओं द्वारा अवशोषित ऊर्जा। जैसे मैंने बताया ना, 10 एनर्जी का अंदर इलेक्ट्रॉन गया और 4 का बाहर निकला, तो 10 माइनस 4, 6 का क्या हुआ, अवशोषण हो गया ना बीच में, तो अवशोषित ऊर्जा कितनी होगी, E माइनस E डैश के बराबर। ठीक है, ये आपका सेटअप तैयार हुआ देखने के लिए कि वाकई में क्या परमाणु के कुछ सुनिश्चित ऊर्जा स्तर ही होते हैं या कितनी भी ऊर्जा तो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक एक हम लोग ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन देखिए क्या लिया गया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमने लिया उसमें यह किया गया, E इज लेस देन 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ा इजी है, थोड़ा आप समझोगे ध्यान से तो ये बड़ा आसान है ना, पर ध्यान से समझने पड़ेगा आपको। जब E इज लेस देन 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मरकरी वेपर की बात हो रही है, उसमें यह देखा गया E इज लेस देन 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब निकलता है कि E का मान 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। क्या मतलब है बताइए, E क्या चीज है, चैम्बर में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो, कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा है। ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स भेजे और 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा वाले भेजे, समझ रहे हैं। जब हमने चैम्बर के भीतर यहां से एकदम धड़धड़ा के इलेक्ट्रॉन हमने भेज दिए
और उन वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसी थी? कम थी। किसी की भी एनर्जी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर नहीं थी। अब हमने यहां से ऐसा डाल दिया और यहां खड़े हो गए कि अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक एक को पकड़ के हम उनकी ऊर्जा फिर नापेंगे कि कितनी ऊर्जा हमको मिलेगी। हमने क्या पाया? E डैश इज इक्वल टू ई। ई डैश क्या चीज है? कक्ष से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो कक्ष से, चैम्बर से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सेम उतनी ही पाई गई जितनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन यहां से हमने भेजे थे। कक्ष से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉनों के पास उतनी ही ऊर्जा मिली मुझे जितनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन हमने भेजे थे। क्या मतलब निकला इसका? जितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एक साइड से भेज दिए हमने, उतनी ही ऊर्जा वाले सब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल भी रहे हैं। मतलब क्या इलेक्ट्रॉन टकराए नहीं होंगे? इतनी भीड़ है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, टक्कर तो हुई होगी। अगर टक्कर हुई होगी तो फिर सेम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया? इसका मतलब है कि जरूर पारे के परमाणुओं ने इस ऊर्जा का अवशोषण किया ही नहीं होगा। टक्कर होती होगी, ये देखते भी होंगे कि इसके पास ऊर्जा है, पर ये उसकी ऊर्जा छीनते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो देखता होगा कि कितनी ऊर्जा है, 4.86 से कम है, वो बोला चलो जाओ, हमें नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये चीज हो रही है वहां पे। तो E डैश इज इक्वल टू ई। बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बिल्कुल उतनी है जितनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपने भेजे हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है कि पारे के परमाणु 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते। ये इतना ईमानदारी उनके भीतर है कि 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भेजिए, तो अगर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा के भेजे हैं तो फिर तुम लेते जाओ इन्हें, हमें नहीं चाहिए। ये पारे के परमाणु हैं। नहीं तो क्या टक्कर नहीं हुई होगी? पॉसिबल ही नहीं है। इतनी सारी यहां पर क्राउड हमने बना के रखी है इसकी। जब इलेक्ट्रॉन चलते होंगे आइटम्स से जरूर कोलाइड करते होंगे, टक्कर होती भी होगी, पर पारे का कोई भी परमाणु एनर्जी ले नहीं रहा है। क्यों? टक्कर होती है और वो देखता है इसके पास 4.86 है, रास्ता दे दिया, तुम निकल जाओ, ये नहीं चाहिए मुझे। समझ आया आपको? ओके। सेकंड, दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब हमने एनर्जी थोड़ी बढ़ाई। यहां से जो इलेक्ट्रॉन भेज रहे थे ना, इनकी एनर्जी थोड़ी हमने इंक्रीज कर दी। कितनी कर दी हमने? अब 4.86 कर दिया, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया। द्वितीय, ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, जब E की वैल्यू 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, इतने एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हमने भेजने स्टार्ट कर दिए। अब हमने क्या देखा कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी ऊर्जा या तो जीरो है और या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पूरी की पूरी लेके निकल रहे हैं। तो जीरो ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और जो पूरी की पूरी ऊर्जा अभी भी लेके बाहर आ गए हैं 4.86, वैसे इलेक्ट्रॉनों का नंबर कम हो गया था वहां पर। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कितनी हो गई थी? जीरो। और ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे जिनकी ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे। समझ में आई? अब ये क्यों हो गया? पहले तो जितनी एनर्जी के भेजते थे सब पूरी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते थे। अब 4.86 के हमने भेजे तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों की जब बाहर निकले बेचारे तो सब सुस्त निकले। क्यों? ढीले ढीले निकले। इसलिए क्योंकि उनकी पूरी की पूरी ऊर्जा क्या कर ली गई है? पूरी की पूरी ऊर्जा उनकी छीन ली गई है। इसका मतलब यह हुआ कि पारे के परमाणुओं से जब टकराए होंगे ये, फिर पारे के परमाणु ने देखा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है, उसने देखा 4.86 है और उसको वो चाहिए थी, वो उसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन को भेज दिया आगे। अब उसके पास ऊर्जा कितनी हो गई? जीरो। तो फिर ये कुछ इलेक्ट्रॉन वो कौन से आ गए जो 4.86 वाले पूरी लेके आ गए? आंसर है ये वो वाले हो सकते हैं जिनकी यहां से यहां तक जाने में किसी से टक्कर नहीं हुई होगी। इसीलिए तो ये कम है, इक्का दुक्का आ गए बाहर कि 4.86 लेके आ गए। बाकी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स कैसी ऊर्जा के बाहर आए? अब जीरो ऊर्जा के। तो हम समझ गए
कि अगर 4.86 से कम ऊर्जा वाले भेजोगे इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा अवशोषित करेंगे ही नहीं पारे के परमाणु। अगर 4.86 वाला भेजोगे तो उसको पूरी तरीके से वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर ये 1, 2, 4.86 वाले फिर भी जा रहे हैं तो जरूर ये हम सोच सकते हैं कि हुआ होगा, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले होंगे उनमें ऊर्जा टक्कर ही नहीं हुई हो, शायद हो सकता है। समझ आया? ये पॉसिबिलिटी है, देखो कि टक्कर ना हुई हो इसलिए किसी ने उसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब नहीं किया तो पूरे 4.86 लेके बाहर आ गए। तो क्या लिखा गया, अर्थात पारे के परमाणु 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इससे कम ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते वो। समझ आ रही बात आपको? सबसे कम अगर ऊर्जा एब्जॉर्ब करेंगे तो वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम ऊर्जा अवशोषित नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन लिया हमने। थर्ड ऑब्जर्वेशन में अब हमने जो एनर्जी दी वो एनर्जी का देखिए कितनी एनर्जी दी हमने। ये एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे थे सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो भेजे गए उनकी ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसी है, ज्यादा, लेकिन 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसी है, कम। यानी कि अब हमने जो फोटॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स भेजे एक तरफ से, उनमें सबकी ऊर्जा 4.86 से कैसी थी, ज्यादा थी, लेकिन 6.67 से कैसी थी, कम। मतलब क्या इसमें 4.86 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, उससे बड़ी वाली ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है ना। और क्या इसमें 6.67 एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं? ना, उससे कम वाले हैं। तो 4.86 वाला नहीं है, 6.67 वाला भी नहीं है, इनके बीच वाले सारे एनर्जी लेके हमने इलेक्ट्रॉन्स यहां से भेज दिए। जब हमने यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे तो देखा क्या कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी ऊर्जा या तो उतनी ही होती है जितनी ऊर्जा के आपने भेजे हैं, या फिर जितनी ऊर्जा के भेजे हैं उनमें से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कम हो चुकी थी, माइनस हो चुकी थी, मतलब कम हो चुकी थी, घट चुकी थी। और ये वही चीज है जो शुरू में मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना, कि हमने अगर 10 एनर्जी का भेजा है और अगर, या मान लो हमने 7 एनर्जी का भेजा है और उसको 5 को केवल एब्जॉर्ब करना है, तो वो उसकी 5 ले लेगा, बाकी 2 क्या कर देगा, वो ज्यों कितने इलेक्ट्रॉन के पास ही छोड़ देगा, उसको आगे बढ़ जाने देगा वो। तो जब हमने 4.86 से ऊपर और 6.67 से नीचे ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी थी, या तो सेम ऊर्जा थी जितनी ऊर्जा लेके प्रवेश किया था इलेक्ट्रॉन्स ने, या तो उस ऊर्जा में से केवल और केवल 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो चुकी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि जितना मिल गए पूरा ही रख लिया उन्होंने, केवल कितना, या तो उन्होंने लिया ही नहीं तो पूरी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भेज दिए, बाहर निकाल दिए, और जिसने भी लिया भी उसकी ऊर्जा तो केवल कितनी ले ली, बस 4.86 के बराबर ले लिया। 5 नहीं लिया, 7 नहीं लिया, 7 तो नहीं भेजा खैर हमने, 5 भी नहीं लिया, 5.5 ऊर्जा भी नहीं ली उसकी, केवल उन्होंने उतनी ही ली जितनी उनको जरूरत है। अर्थात पारे के परमाणु केवल 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, तथा जो बाकी बची ऊर्जा होगी उसको क्या कर देंगे, वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के पास ही रह जाती है। उतनी ऊर्जा जो बाकी बचेगी वो ऊर्जा लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो या तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सेम उतनी थी जितनी ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए थे, तो उतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के आ गए? 2 संभावनाएं, या तो इनकी किसी से टक्कर नहीं हुई होगी, हो सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसे चांसेस है कि टक्कर ना होगी, तो लेकिन हम मान सकते हैं कि नहीं हुई होगी, कुछ बहुत संभावना ये मान सकते हैं। और या तो क्योंकि इनकी ऊर्जा ना तो 4.86 तो थी नहीं, तो इनकी ऊर्जा किसी ने अवशोषित भी नहीं किया, क्योंकि पारे के परमाणुओं को कितनी चाहिए, 4.86, ना इससे कम लेंगे और ना इससे ज्यादा कर लेंगे। हाँ, कुछ परमाणुओं ने क्या किया होगा
टक्कर हुई होगी, उन्होंने देखा होगा कि इसके पास 4.86 से ज्यादा है और हमको कितनी जरूरत है 4.86, तो उन्होंने बोला 4.86 निकाल लिया, बाकी बोला बाकी तुम आगे जाओ, बाकी हमको नहीं चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के पास ही रह जाती है। ये हमने कर लिया थर्ड ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में देखो क्या देखा गया कि जब E हमने 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, 6.67, मतलब यहां से भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब कर दी गई, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे उनकी ऊर्जा कितनी थी? एक बार फिर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो चुकी थी? 0। कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कमी आ गई थी और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो पूरी ऊर्जा लेके बाहर आ चुके थे। अब देखो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। भेजा कितनी ऊर्जा लेकर के उनको? आपने 6.67 एनर्जी लेकर के आपने उनको भेजा है। इतनी ऊर्जा लेके आपने भेजा। अब जब ये अंदर गए, अंदर में अपना कोई एक्शन हुआ होगा, बाहर जब निकल रहे हैं तो मैं क्या देखता हूं कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन है जिनकी ऊर्जा शून्य हो चुकी है। क्यों? जरूर ऐसा हुआ होगा कि जब ये पारे के परमाणुओं से टकराए होंगे तो पारे के परमाणु ने इनकी पूरी 6.67 निकाल ही ली होगी, रखी ली होगी उन्होंने सीधे, और इनको खाली करके भेज दिया। कुछ के पास कुछ की ऊर्जा में 4.86 की कमी आ गई थी। इसका मतलब है ये वाले वो इलेक्ट्रॉन हैं जिनसे पारे का परमाणु टकराए होंगे और वो वाले परमाणु टकराए होंगे जिनको केवल कितनी चाहिए थी? 4.86। तो उन्होंने 4.86 निकाली, बाकी बोला लेके जाओ तुम आगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के बाहर आए जो ज्यों की त्यों ऊर्जा निकल के बाहर आ गए। 6.67 लेके भेजा था, पूरी 6.67 लेके बाहर आ गए। ये कौन से होंगे? होगा इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जिनकी पूरी भीड़ में किसी से टक्कर नहीं हुई होगी। अब टक्कर नहीं हुई तो ऊर्जा का एक्सचेंज में नहीं हो पाया, वो वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। इसका मतलब है अब हमको और ज्यादा क्लियर हो रहा है कि पारे के परमाणु सबसे पहले अगर किसी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो कितनी? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद अगर किसी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीच की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते वो। अर्थात 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद जो दूसरी ऊर्जा पारे के परमाणु अवशोषित करते हैं वह 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बीच की ऊर्जा का अवशोषण वो लोग नहीं करते। कौन लोग? पारे के परमाणु। ठीक है, इसीलिए तो कहा गया था ना इसके नीचे की करते हैं ऊर्जा का अवशोषण, ना बीच वाली की करते हैं, कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही केवल वो क्या कर रहे हैं? अवशोषण। पांचवा प्रेक्षण। अब क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं धीरे धीरे, तो अब हम ज्यादा इसको बढ़ाएंगे नहीं। पांचवें प्रेक्षण में मैंने लिखा इसी प्रकार पारे के परमाणुओं द्वारा 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर भी ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। मतलब अगर आप 6.67 के बाद अगर कोई ऊर्जा भेजोगे और वो पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करेंगे तो कौन सी होगी? वो होगी 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच की अगर ऊर्जा भेजोगे तो उस ऊर्जा को पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, या तो उसमें से 4.86 निकाल लेंगे वो, या 6.67 निकाल लेंगे। ये ऊर्जा जो बीच वाली इसके भेजोगे 6.67 से ऊपर और 8.84 से नीचे, उस ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे वो लोग। या तो उसमें से 4.86 निकाल के रख लेंगे या उसमें से 6.67 निकाल के रख लेंगे। पूरी ऊर्जा अवशोषित नहीं करते वो। और उसके बाद जब हम 8.84 के भेजते हैं, 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से भेजते हैं, तो फिर उनका काम शुरू हो जाता है। फिर पूरी की पूरी ऊर्जा रखना शुरू कर देते हैं। तो जितनों से टक्कर हो जाती है ज्यादातर पूरी रख लेते हैं, कुछ उसमें से 4.86 रख लेते हैं, कुछ उसमें से 6.67 रख लेते हैं, बाकी आगे बढ़ जाने देते हैं। ये उसमें चालू हो जाता है। और कुछ ऐसे भी आते हैं जिनके पास पूरी 8.86 निकल के बाहर आ जाते हैं। होगा उनकी टक्कर नहीं हुई होगी किसी से, ये होना शुरू हो गया। तो क्या देखा आपने इस पूरे अब तक के प्रेक्षण में, अब तक के ऑब्जर्वेशंस में? पारे के परमाणु
जो सबसे कम ऊर्जा का सबसे पहले अवशोषण करेंगे वो कितनी होगी? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद अगर वो किसी ऊर्जा का अवशोषण और 4.86 से कम ऊर्जा का अवशोषण करेंगे ही नहीं, आप कितना भी भेज दो, उनको नहीं चाहिए इतनी। समझ रहे हैं आप? अगर और इसके बाद दूसरी कौन सी ऊर्जा वो फिर उस अवशोषित करना शुरू कर देंगे? 6.67, 4.86 और 6.67 की बीच की किसी भी ऊर्जा का वो लोग अवशोषण नहीं करेंगे। ये उनके अंदर ईमानदारी है। इसके बाद किस ऊर्जा का फिर वो अवशोषण करना शुरू करेंगे? 8.84, उससे कम बीच वाली ऊर्जा ये सब अवशोषित नहीं करेंगे वो। और आप जानते हैं छठवां परीक्षण ये हम करते जा रहे थे और देख रहे थे, लगातार ऊर्जा एनर्जी बढ़ाते जाओ, एक्सपेरिमेंट में देखते जाओ कि क्या हो रहा था। यहाँ से भेजते थे, यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर लेते थे, एनर्जी उनकी देख लेते थे कितनी है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे, एक ऑब्जर्वेशन में तो हमको बड़ी अजीब चीज दिखी। क्या अजीब चीज दिखी? कि जब हमने एनर्जी को बढ़ाकर 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, एनर्जी को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम तो लगातार एनर्जी बढ़ा रहे थे। तो जैसे ही 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कर दी गई, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन भेजे गए सब इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दे दी गई? 10.4, 10.4, 10.4 सबको, कि सब लोग जाओ और 10.4 ऊर्जा ले जाओ अब। और अब देखो क्या होता है, जैसे ही हमने इधर से भेजा, इधर से हमने भेजा और यहां जाके खड़े हो गए। देखें भाई, अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे कितनी एनर्जी के आ रहे हैं। अब हमें एक बड़ी अजीब चीज देखी कि यहां से देखा क्या कि एकदम से इलेक्ट्रॉनों की भीड़ निकल पड़ी। अगर हमने वहां से इतने नहीं भेजे थे जितने यहां निकल रहे थे, हमने वहां 100 ही भेजे, पर यहां तो 1000 आ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब पारे की वाष्प में हमने 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स डाले, तो हमने इलेक्ट्रॉन भेजे कम, पर हम देख क्या रहे हैं, वहां से तो एकदम ही इलेक्ट्रॉन की भीड़ निकल पड़ी। ये क्यों हो गया? अब ये हम सोच में पड़ गए कि हमने तो 10 इलेक्ट्रॉन भेजे, तो यहां कितने आने चाहिए? 10 आने चाहिए थे। हम तो बार बार उनकी ऊर्जा काउंट कर रहे थे ना, कि अगर ये 10 आए हैं तो कितनी ऊर्जा लेके आए हैं। पर अब प्रॉब्लम है कि भेज तो हम 100 रहे हैं, लेकिन अब निकल रहे हैं 1000 इलेक्ट्रॉन। ये बीच में इलेक्ट्रॉन बन गए क्या? बीच में इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए क्या इसमें से? तो हमको समझ में आया कि जरूर ऐसा हुआ होगा, वाकई में बीच में इलेक्ट्रॉन यहां बन ही गए होंगे। कैसे बन गए होंगे? आंसर है, ये ऊर्जा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ज्यादा एनर्जी हो सकती है मरकरी के लिए, इतनी ज्यादा एनर्जी हो सकती है कि जब 10.4 ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जाके मरकरी के किसी एटम से टकराते हैं ना, इतनी जोर से इसको मारते हैं कि इसके भी इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर निकल जाते हैं। और किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकल जाना, इसको हम बोलते हैं कि यह परमाणु आयनित हो गया है, आयोनाइजेशन हो गया है इसका। कुछ बात समझ में आ रही है? किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का निकलकर ऐसा बाहर चले जाना, इस घटना को क्या बोला जाता है? कि परमाणु का क्या हो गया है? आयनन हो गया है, उसका आयोनाइजेशन हो गया है। तो जरूर यहां यही घटना घटित हुई होगी कि हमने जब 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भेजे, तो जरूर ये ऊर्जा हमें नहीं लगता है, पर इतनी रही होगी कि जब ये मरकरी एटम से टकराती होगी तो बेचारे मरकरी एटम के परखच्चे उड़ जाते होंगे और उनमें से इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिलती होगी कि इसका भी इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर आ जाता होगा। तो जो ये 10 हमने भेजे हैं, तो 100 कैसे आ गए? ये कुछ इलेक्ट्रॉन उनके निकल के बाहर आ गए। समझ रहे हैं? इसलिए वो 10 के हो गए 100, 100 के 1000, ये हो गया। तो जब E = 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भेजा गया, तब कक्ष से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचानक बहुत अधिक बढ़ गई। अचानक, समझ में आया आपको? अचानक बहुत अधिक बढ़ गई। अब यह देखकर हमने निष्कर्ष निकाला क्या? कि पारे के परमाणु 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करने पर स्वयं अपने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने लगते हैं। ये इतनी ज्यादा ऊर्जा है उनके मुताबिक
कि जब इतनी ऊर्जा से टकरा जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये ऊर्जा जब उनको मिलेगी तो बेचारे इनके भी इलेक्ट्रॉन धरे थामे नहीं रहेंगे, ये भी निकल के बाहर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने लगते हैं। अर्थात 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पारे के परमाणुओं की कौन सी ऊर्जा कही जाएगी? आयनन ऊर्जा कही जाएगी। समझ रहे हैं? इसको हम बोलेंगे कि 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो मरकरी को क्या कर सकती है? आयोनाइज कर सकती है। तो अगर आपको मरकरी के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उनको कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंट था जो कि लेनार्ड ने किया था, फ्रांक और हर्ट्ज ने भी किया था। ये एक्सपेरिमेंट था। अब आप इसकी जगह मरकरी वेपर लेके करी, आप हाइड्रोजन एटम लेके कर सकते हो। पर इस एक्सपेरिमेंट से हमको एक बात तो जरूर पता चलती है, आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ मरकरी एटम के साथ ही होता है। ये जितने भी एटम्स हैं सबके साथ यही है। अगर आप हाइड्रोजन का एटम लेते ना, यहां पर हाइड्रोजन गैस भर देते, तो उनके साथ भी यही था। हाँ, ये जरूर हो जाता अलग अलग, कि जैसे मरकरी के एटम्स थे तो सबसे कम 4.86 को एब्जॉर्ब करते थे, फिर 6.67 एब्जॉर्ब करते हैं, फिर 8.84 एब्जॉर्ब करते हैं, और 10.4 पे जाके आयनाइज हो जाते हैं। ये हो सकता है हाइड्रोजन के लिए ये चीज बदल जाएगी, लेकिन जो पैटर्न इनके लिए है वो पैटर्न नहीं बदलता। हाइड्रोजन में हमने देखा कि जब हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हैं तो उस समय ये आयोनाइज होती है। समझ रहे हैं? और इन सब को देखते हुए ही ये कहा गया कि परमाणु के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, कुछ सुनिश्चित ऊर्जा स्तर ही होते हैं, कुछ सुनिश्चित ऊर्जा अवस्थाएं ही होती हैं। वो परमाणु केवल उन्हीं ऊर्जाओं का अवशोषण और उत्सर्जन भी करेंगे। जितनी ऊर्जा का अवशोषण करते हैं उतनी ऊर्जा का उत्सर्जन भी वो कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि बीच की ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेंगे तो ये उनसे नहीं होता। इसीलिए ये एक आर्टिकल हमने आज पढ़ा परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर का। समझ रहे? ऐसा क्यों होता है? हम चाहें तो इसको समझ भी सकते हैं। अब जैसे आपको ये सब तो समझ में आ गया, ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आपको पक्का आ गया सबको समझ में कि क्या एक्चुअली चल रहा है यहाँ, एटम्स किस तरीके का बिहेवियर करते हैं। इसका मतलब है कि एटम इंसान से ज्यादा ईमानदार है। होता है कि नहीं होता? आपको क्या लगता है? अच्छा, एटम ज्यादा ईमानदार है कि आदमी ज्यादा ईमानदार है? इसको देख के तो लगता है कि एटम ज्यादा ईमानदार है ना। खैर, ईमानदारी और बेईमानी ये तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि प्रत्येक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनकी कुछ डेफिनिट एनर्जी स्टेट ही हो सकते हैं। किसी भी ऊर्जा को ना तो वो अवशोषित करेंगे और ना तो कोई ऊर्जा पा जाए तो उत्सर्जित कर दे, ये पॉसिबल उनके लिए नहीं होता है। समझ रहे हैं? और इसको हम चाहे ना तो हम समझ भी सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि अभी तक जिनको हम बोल रहे थे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या, अब उनको हम क्या कहना शुरू कर देंगे? एनर्जी लेवल्स। देखो, इस लेसन में बहुत सारे नए नए नाम मिलेंगे आपको, और आप लापरवाही करोगे तो फिर ये कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। तो अगर हम आगे से बोलेंगे एनर्जी लेवल, आप क्या समझ जाओगे? आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इसको समझने के लिए हम एनर्जी लेवल्स का सहारा लेंगे और उसकी हेल्प से ये चीजें हम आपको समझा सकते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि ये परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जाओं के ही अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं, सभी ऊर्जाओं के अवशोषण और उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये वहां से आप समझ जाओगे। वहां से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है उसमें पूरे बैकग्राउंड ब्लैक होता है तो चमकीली लाइन क्यों मिलती है, एक जगह पर क्यों मिलती है, पूरा रंगीन क्यों नहीं मिलता। उसमें से आप समझ जाओगे कि जब हम अवशोषण स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो उसमें पूरा बैकग्राउंड रंगीन पर एक जगह ब्लैक लाइन क्यों मिलती है, ये भी वहां से समझ जाएंगे आप। तो ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए हम लोग एनर्जी लेवल्स का सहारा ले सकते हैं।
और एनर्जी लेवल्स किसको बोलेंगे? ऑर्बिट्स को बोलेंगे एनर्जी लेवल, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट पे है, हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? अलग अलग। तो ये उसके एनर्जी के लेवल बन गए, ठीक है ना। जैसे जैसे फर्स्ट से सेकंड में जाओगे एनर्जी बढ़ जाती है, सेकंड से थर्ड में जाओगे एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्ड से फोर्थ में एनर्जी और बढ़ती है। तो ये उनके क्या बन गए? एनर्जी का लेवल बन गया, कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी बस इतनी होगी, सेकंड ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी लेवल है उसका, थोड़ी ज्यादा है। थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा है, मतलब उसके पास इतनी ज्यादा ऊर्जा है, इसलिए हमने उनको एनर्जी लेवल्स भी बोल दिया। अब ये चीजें हम लोग समझेंगे, लेकिन अगली क्लास में समझेंगे। तो आज फिजिक्स में हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।